दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग। मेरे भाई एग्जाम हॉल घुसने से पहले अभी मैं जो आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन सारे 60 क्वेश्चन को आप सभी को मेरे भाई अच्छी तरह से देख लेना है। जैसे मैं बता रहा हूं मेरे भाई D2 आपके पेपर में वैसा ही देखने को मिलेंगे जैसा अभी हमारा कॉमर्स और हमारा साइंस स्ट्रीम का जैसे क्वेश्चन पूछा गया था नंबरिकल का, मैं नंबरिकल का भी एक सेपरेट से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे मेरे भाई पहला क्वेश्चन था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है। हम सभी को पता है सर व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का बात किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, साधन की कीमत, वस्तु की कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में सर उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाती है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाती है। ऐसे वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उत्पादन संभावना वक्र। याद रखना। अब बोलते हैं कि सर किस और खिसकेगी, तो बताएंगे सर ये मूल बिंदु की ओर खिसक जाती है। इस चीज को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। यही क्वेश्चन कल आया था भाई, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 पे देख रहे हैं ना मेरे भाई D2, यही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में कल आया था कि हमारा जो बजट रेखा होती है इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। ओके सर, ये हमारा जहां जहां ऋणात्मक है वही ऑप्शन होगा। अब ये हमारा 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का होगा मेरे भाई। हम लोग लिखते हैं x/y, और मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को नंबरिकल में भी मेरे भाई आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया था कैसे हम लोग बजट रेखा निकाल सकते हैं। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। तो बताएंगे सर हमारा याद रखेंगे -x/y, ये तो सेम होगा, x/y आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से मेरे भाई सब्जेक्टिव में कर लेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है। तो बताएंगे सर कीमत हो जाएगी, उपभोक्ता की रुचि हो जाएगा, आय में परिवर्तन हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, चित्र को देखकर आपको उत्तर बताना है। क्या मेरे भाई, चित्र को देखकर ही आपको उत्तर बताना है। मेरे भाई आप बताइए, ये हमारा डायग्राम है, इसको हम लोग देखकर बताएंगे सर ये क्या हो रहा है, तो पूर्ण लोचदार। क्या हो रहा है मेरे भाई, पूर्ण लोचदार। अगला क्वेश्चन पे आते सर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और बताना है मेरे भाई कि कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो मेरे भाई बताएंगे सर Q = F, याद रखना है C। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो मेरे भाई याद रखना है मेरे शेर सैनियों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, और बाजार में बहिर्गमन हो या अंतर्गमन हो इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारी विशेषता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आज छपेगा ही छपेगा भाई। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। पूर्ति अपने लिए मांग जो है स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। आखिर ये स्टेटमेंट कहने वाला कौन था, तो जेबी से। किसने कहा था मेरे दोस्तों, जेबी से। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। विभेद का मतलब होता है अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु क्या होती है मेरे भाई, एक ही प्रकार का पाया जाता है। यस या नो। तो हमारा जो एकाधिकार बाजार है इसमें हमारा अलग अलग वस्तुएं हम लोगों को देखने को मिलता है। बात करता हूं सर अगला प्रश्न पे कि निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है किसके द्वारा होती है, तो बताएंगे सर मार्शल ने कहा था। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन व्यक्ति था, मार्शल था। और मार्शल हमारा अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा ज्ञाता है भाई, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही है। अब आपके सामने एक शानदार सा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आप लोगों को और कहा था भी मेरे भाई कि हमारा मांग का अपवाद क्या है। जैसे मांग का नियम क्या है, मांग के एक्सेप्शन, मांग के अपवादों के बारे में व्याख्या करें। एक क्वेश्चन बताया था पूर्ति की लोच क्या है, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को दर्शाएं, जो 5 मार्क्स का छपेगी। कितना, 5 मार्क्स का छपेगी। इस चीज को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर पूर्ति की लोच, पूर्ति = हमारा होता है मेरे दोस्तों इन्फानाइट, एक होता है लेस देन, एक होता है हमारा ग्रेटर देन। यानी ऑप्शन नंबर इस प्रकार से बोल सकता हूं सर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फॉर्म संतुलन रहे तो इसमें आप क्या चाहते हैं, तो बताएंगे सर हम चाहते हैं कि MC = MR रहे। संतुलन अगर चाहते हैं बैलेंस, तो दोनों M से ही स्टार्ट होगा। इस चीज को याद रखना है। दोनों हमारा क्या होगी मेरे भाई, याद रखना है हमारा दोनों M से ही स्टार्ट होगा, तब जाकर ये बैलेंस हो पाएगा हमारा फॉर्म,
ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आया, फॉर्मूला से ज्यादा तो क्वेश्चन मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ 2 क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। तो मेरे भाई यह हमारा क्षेत्र होगा AC = AFC + ABC। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करे। तो बताएंगे सर द्वितीय अवस्था तक। क्या मेरे दोस्त, द्वितीय अवस्था तक पसंद करना चाहेंगे, कितना, द्वितीय अवस्था। बात करता हूं सर अगला प्रश्न पे, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा सामान्य कीमत स्तर है इसका अध्ययन हम लोग आखिर कहां करते हैं। तो सामान्य कीमत का जो स्तर है मेरे दोस्तों याद रखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और हमारा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में किए जाते हैं। कहां पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और हमारा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में किए जाते हैं। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 में, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेवा सम्मिलित है। मेरे भाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि अभी कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम हुआ है, वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गेहूं किस प्रकार के प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में मेरे भाई हम लोग उसको शामिल करते हैं जो विनिर्माण होती है। क्या होती है, जो विनिर्माण होती है, विनियोग होता है। बैंकिंग हमारा तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। व्यापार हमारा तृतीय क्रियाकलाप है। बीमा हमारा तृतीय क्रियाकलाप है। परिवहन हमारा तृतीय क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आएगा, लकड़ी काटना, खनन करना, मछली पालन, पशुपालन, सुअर पालन, खेती करना, कृषि करना, यह सब आता है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या सत्य है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। क्या सत्य है, तो बताएंगे सर NNP = GNP - खिसावट। याद रखना है, ये हमारा जो GDP होते हैं ना, GDP और हमारा GNP दोनों का जो अंतर होती है, जहां पे मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था, आज ही बताया, जो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होती है। अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो कौन सा क्षेत्र जो है शामिल होता है, तो बताएंगे सर प्राथमिक क्षेत्र भी शामिल होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अलावा छोड़ करके हम लोग अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। अच्छा, यह स्टेटमेंट देने वाला कौन सा व्यक्ति था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, मतलब पैसा वो है जो पैसा का कार्य करता है। तो बताएंगे सर होटल विदर्स। क्या था मेरे भाई, विदर्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। शाख गुणांक होता है भाई। अच्छा, शाख गुणांक, यहाँ पे गुणांक का के का मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे आपसे ब्रांच का जो हमारा कैपिटल है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा 1/CRR, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। 1935 में इसका स्थापना होती है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नरसिंह समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यही क्वेश्चन मेरे भाई 2023 में पूछा था और इतना डीपली क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम, इस चीज को याद रखिएगा। तो बैंकिंग सुधार से जो हमारा अभी बात किए ना भाई हम लोग ये क्वेश्चन का कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1935 में, किस समिति के तहत। तो बताएंगे सर याद रखना है हमारा नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। किन्स का जो हमारा रोजगार सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पर निर्भर करती है। तो बताएंगे सर प्रभावपूर्ण मांग से। प्रभावपूर्ण मांग ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। अगला है सर, एमपीसी का मान हमेशा होती है। एमपीसी का मान हमेशा 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। 0 से अधिक होता है याद रखना है, परंतु 1 से कम होता है, इस चीज को याद रखना है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। जो हमारा राजकोषीय नीति होती है, हम लोग इसमें किसको शामिल करते हैं, राजकोषीय नीति में किसको शामिल करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर सार्वजनिक व्यय को शामिल करते हैं, याद रखना, सिंपल सी बात। सार्वजनिक ऋण को भी कर टैक्स को भी शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर, भारत के वित्तीय वर्ष क्या है। तो बताएंगे सर भारत को जो हमारा वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होती है हमारा बजट और हमारा 31 मार्च तक चलती है। पहला, बजट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, कौन से शब्द से, बुगेट से। कौन सा, बुगेट से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, याद रखना है। प्रत्यक्ष कर क्या है भाई, अब आपसे 27 नंबर पूछा गया कि जो हमारा प्रत्यक्ष कर है यानी हमारा डायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको पहले कल बताया था सब्जेक्टिव में कि कर किससे कहते हैं, कर के कितने प्रकार हैं, अंतर स्पष्ट करें, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बताया था। तो बताएंगे सर आयकर और हमारा उपहार कर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विदेशी
विनिमय दर का निर्धारण होता है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 में कि विदेशी विनिमय दर का क्या निर्धारण होती है? तो मांग एवं पूर्ति शक्तियां क्या होती है मेरे दोस्त? मांग एवं पूर्ति शक्तियां होती है। भुगतान शेष का घटक है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया जो हमारा भुगतान शेष है आखिर इसका घटक क्या है? तो बताएंगे सर याद रखना है हमारा भुगतान शेष का जो घटक होती है क्वेश्चन नंबर 29 है वो हमारा चालू खाता और हमारा पूंजी खाता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर व्यापार शेष क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था, कुछ नहीं करना है, आयात को निर्यात से घटा दीजिए। और यही क्वेश्चन कल हमारा कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम वाले बंदों का पूछा गया था। व्यापार संतुलन पूछे, व्यापार शेष पूछे, कुछ भी पूछे मेरे दोस्त, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, याद रखना है इस चीज को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कुछ भी पूछे थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ध्यान देना है कि आयात माइनस निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? भाई हम सभी को पता है सर कि अर्थशास्त्र का जो जनक होती है ना मेरे शेर सन्नियों, वो हमारा को एडम स्मिथ होगा। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? यह क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है? आखिर किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हमारा मार्शल। किसने दिया था? मार्शल। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? अब आपसे यहां पे पूछा गया है इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि तो है, श्रम तो है, पूंजी तो है, पर हमारा मुद्रा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अब हम सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीय जो समस्या है, क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कितने मात्रा में उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में सब्जेक्टिव में बहुत शानदार तरीके से समझाया था। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास नहीं भाई, ये सिर्फ हमारा साधनों का आवंटन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो बताएंगे सर हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कौन सा अर्थव्यवस्था है मेरे भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, याद रखना है ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाती है। उत्पादन संभावना वक्र। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का अभी जो एग्जाम हुई है कॉमर्स और साइंस का, वहां पे ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे भाई पूछ लिया गया था। देखिए मेरे भाई, जब भी क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स का पेपर लिखने के लिए जाएं और आपके पास पेपर मिल गई, आपको हड़बड़ाना नहीं है भाई। स्टूडेंट्स यही गलती करता है एग्जाम में बार बार, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता भाई। पहले इत्मीनान से जो क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है वो क्वेश्चन को सही तरीके से बनाने के प्रयास करें। जो नहीं बन रहा है छोड़ते चले जाएं। जब आपका 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाएगी ना मेरे भाई, आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुलने लगेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि शोषण का प्रथम नियम क्या है? एक्चुअली शोषण है भाई, गोषण का प्रथम नियम क्या है? गोषण का जो हमारा प्रथम नियम है वो आपसे पूछा गया कि क्या है? तो बताएंगे सर हमारा सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती, यह भी क्वेश्चन आप लोगों का अभी यहाँ पे पूछा गया कॉमर्स और साइंस वालों का। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। बजट रेखा का ढाल हमारे सर ऋणात्मक होता है। पॉजिटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव तो होगा नहीं, लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई कि x/y होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता का कंजुगेटिव जो लॉ है, नियम है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हिक्स एवं एलन ने। किसने दिया था? हिक्स एवं एलन ने। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन है? जो हमारा सीमांत उपयोगिता हास्य नियम है, आखिर इसका प्रतिपादक कौन है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर गोसेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे शेर सरनियों? गोसेन हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला सर मांग वक्र की समस्या सामान्यतः ढाल होती है। जो हमारा मांग वक्र है इसकी ढाल आखिर कैसी होती है? तो बाएं से दाएं की ओर, इस तरह ग्राफ बनेगा बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते सर, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग होती है। अगर मान के चलिए कि मूल्य वृद्धि हो रही है तो गिफिन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है भाई। मांग में कमी का क्या कारण है? आखिर मैं आपसे पूछूंगा, डिमांड घट जा रही है। आप दुकान में हर दिन 5 क्विंटल का चावल बेचते थे, अब आप 85 किलो चावल बेच रहे। दिन प्रतिदिन डिमांड जो घट रही है ना, तो डिमांड घटने का क्या कारण है? तो बताएंगे सर लोगों के आय में कमी आ गया,
क्रेता का संख्या में कमी आएगी, लोग कम से कम आ रहे हैं हमारे दुकान। उपभोक्ता को रुचि नहीं है, आप चावल खाने में रुचि नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सर मांग की लोच क्या है। अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि मांग की लोच है क्या। तो मांग की लोच है मेरे दोस्तों, याद रखना गुणात्मक। क्या बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 का गुणात्मक। विलासिता वस्तु की मांग होती है, क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, विलासिता वस्तु क्या है, घटिया वस्तु क्या है, प्रथम वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु क्या है, ये सब क्वेश्चन पे ना मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है। देखिए अभी मैंने बताया पूंजी है, श्रम है, भूमि है, लेकिन मुद्रा नहीं है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। आपसे 18 नंबर में पूछा गया परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वह किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर अल्पकाल से संबंधित है। किससे मेरे भाई, अल्पकाल से संबंधित है। अगला है सर पूर्ति अपनी मांग का स्वयं उत्पन्न करती है। ये स्टेटमेंट दिया था मेरे भाई कौन, जेबी से। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था, जेबी से। और हाँ अगर आप लोग चाहते हैं सर अभी हमारा एग्जाम बाकी है ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, उनका भी हम जिस तरह से अपने इकोनॉमिक्स का फ्री में मैराथन क्लास दिए, और मेरे भाई हम चाहते हैं इसका भी मैराथन क्लास करें, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट बचा है। तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में महा मैराथन क्लास चलती है, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप चाहते तो डाउनलोड करना ना भूले भाई। अगला ऐसे निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। आपसे पूछा गया कि आखिर किस विधि से हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं, तो बताएंगे सर आय विधि से, मूल्य वृद्धि से और हमारा व्यय विधि से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष क्या है भाई, मैंने अभी जस्ट बताया 1 अप्रैल से हम लोग जस्ट बताए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अब आपसे 22 पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक क्या है भाई, तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1935 में। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा गया वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले तो याद रखना वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इस चीज को याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, वाशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, 1944 में। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है, क्या मेरे भाई, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर याद रखना है समरूप वस्तु का। किसका, समरूप वस्तु का। एक अधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, एक अधिकार बाजार में फर्मों की संख्या एक ही होती है। विक्रेता एक होता है लेकिन खरीदने वाला बहुत सारे लोग होते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया भाई आप लोगों को, यस या नो। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी, और हाँ नंबरिकल का जो मैं क्लास दिया हूं ना 34 मिनट का मेरे भाई, सारा नंबरिकल को मैंने निचोड़ करके बता दिया। 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, सारा नंबरिकल को बता दिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि नंबरिकल क्वेश्चन को देखना ना बोले, प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो 0.5 होता है एमपीएस। अभी मैंने फॉर्मूला बताया बराबर कितना 1। एमपीएस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, रहने दीजिए। एमपीसी का वैल्यू दिया है कितना 0.4 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई कैसे निकालेंगे सर। एमपीसी एमपीएस बराबर 1 माइनस 0.4, एमपीएस बराबर कितना हो गया 0.6, बस हो गया। तो 0.6 कहां दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगी बी। याद रखना मेरे भाई क्या हो जाएगी 0.6। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ये आखिर पुस्तक का रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर जे.एम. कीन्स ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि 2016 में किए गए विमुद्रीकरण, मतलब 2016 में कौन सा नोट का बदलाव हुआ था, तो बताएंगे सर 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट। अगला क्वेश्चन पे, नोट बदलने से देश बदलती नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है कौन सा, तो निगम कर। क्या बताएंगे मेरे भाई, निगम कर हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों मैंने जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया हूं, बाकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।